हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अगेन अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक हैं, एग्जाम की तैयारियों में लगे हुए हैं। जी हाँ, एग्जाम आने वाले हैं। आपसे ही मुझे पता चला है कि 14 मार्च से आपके फाइनल एग्जाम शुरू हो गए हैं। तो मैं आपके सामने सारे सब्जेक्ट का एक करके एक अपन रिवीजन करा रहे हैं। अभी तक मैंने मार्केटिंग एनालिटिक्स का रिवीजन करा दिया है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का रिवीजन करा दिया है, बिजनेस कम्युनिकेशन के सारे यूनिट्स का अपन ने रिवीजन करा दिया है। तो नई सीरीज के में आए हैं अपन, और सीरीज है अपनी। अब जो अपने पास अपन आज सब्जेक्ट देखने वाले हैं वो मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। जी हाँ, ओबी और मैनेजमेंट कंसेप्ट ये दोनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, एकेटीयू में है। अगर ओबी का भी है तो भी ये दो सब्जेक्ट के अंदर मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, बेसिकली इसको ओबी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के नाम से एमबीए में जाना जाता है, बीबीए में जाना जाता है। बहुत सी यूनिवर्सिटी में केवल इसको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर दे रखा है। सिलेबस लगभग यानी कि मैं कहता हूं कि 85% तक सिमिलर सिलेबस होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मींस के ये जो सब्जेक्ट है ओबी ये और मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सिमिलर है। तो अपन पांचों यूनिट का रिवीजन करने वाले हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा आज लंबा होगा क्योंकि अपन को ये फर्स्ट यूनिट जो है वो थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ईच एंड एवरी पॉइंट अपन कवर अप करने वाले हैं और देखने वाले हैं कौन सी चीजें क्या होती हैं। ठीक है, अगर आप एमबीए, बीबीए, बीकॉम, यूजीसी नेट और या इसके अलावा बीवॉक भी कर रहे हैं और आपके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आपके कोर्स के अंदर सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो मैं डॉक्टर आनंद व्यास अगेन आपका स्वागत करता हूं और अपना ये वीडियो अपन शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला इसके अंदर टॉपिक निकल कर आता है, वो आता है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैनेजमेंट का मीनिंग पहले निकल कर आता है। तो मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है वो अगर अपन देख लेते हैं, वो अपन समझ लेते हैं तो आगे फंडामेंटल समझना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए पहले एक बार मैं आपको मीनिंग क्लियर कर देता हूँ। मैनेजमेंट के मीनिंग के अंदर हमेशा से दो डेफिनेशन फेमस रही है, एक आर्ट्स की रही है और एक साइंस की रही है। तो आर्ट्स की डेफिनेशन जो है वो क्या कह रही है। आर्ट्स की डेफिनेशन हमको यह कह रही है कि मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग फ्रॉम अदर, यानी कि दूसरों से काम कराने की कला को मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे कि सपोज मेरे को कोई एक काम करना है, कुर्सियां हैं, 10 कुर्सियां हैं मेरी क्लासरूम में, 10 कुर्सियां हैं, उनको मुझे बाहर रखना है। यदि मैं वो काम करता हूं तो मैं वो कर सकता हूं, लेकिन यदि मेरे को वही काम मेरे स्टूडेंट से करवाना है या किसी अननोन पर्सन से करवाना है तो वही व्यक्ति क्यों काम करेगा। उससे मेरे को ये एक एग्जैक्ट टाइम के अंदर एक फास्ट मोटिवेट होके कुछ सम रिवॉर्ड भी दे सकूं मैं उसको, या विदाउट रिवॉर्ड वो काम करवाना। तो मतलब कि दूसरों से काम करवाने की कला को ही मैनेजमेंट कहा जाता है। ये आर्ट्स की डेफिनेशन है। अब साइंस की डेफिनेशन क्या कहती है। साइंस की डेफिनेशन ये कहती है कि किसी पर्टिकुलर वर्क को किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के साथ, किसी पर्टिकुलर मैन पावर टाइम फ्रेम के अंदर और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे वो कंप्लीट करने को मैनेजमेंट कहते हैं। यानी कि मैनेजमेंट एक साइंटिफिक टास्क है। ऑफिशियली जो लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बुकिश लैंग्वेज के अंदर काफी भारी भरकम वर्ड यूज कर रहे हैं, अपन उस पर नहीं जा रहे हैं। केवल साइंस के अंदर ये कि साइंस के अंदर किसी काम को एक सिस्टमेटिक वे से, रूल्स एंड रेगुलेशन के प्रोसेस से और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना विद पर्टिकुलर मैन पावर, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द साइंस फिलोसॉफी। ठीक है, और आर्ट्स के अंदर क्या है, गेटिंग थिंग्स फ्रॉम अदर, यानी दूसरों से काम कराने की कला को ही मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये बेसिकली साइंस और आर्ट्स की डेफिनेशन है। अब आ जाते हैं अपन अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक कहता है फंडामेंटल्स ऑफ द मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स क्या है, किससे बना हुआ है। तो बुकिश देख लेते हैं पहले। बुक के अंदर लिखा हुआ है, एट मोस्ट फंडामेंटल लेवल मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन दैट कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ 5 जनरल फंक्शंस। कि मैनेजमेंट 5 फंक्शन का कॉम्बिनेशन बताया गया है। ये फंक्शंस बाद में बढ़ गए हैं, लेकिन जो बुक के अंदर दिया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी कि प्लान करना, किसी भी वर्क को ऑर्गेनाइज करना, उसको लीड करना, उसको कंट्रोल करना, और स्टाफिंग यानी कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन करना, कौन ये काम करेगा, कौन ये काम नहीं करेगा। अब इसमें डायरेक्टिंग भी आ गया है। ये 5 बेसिक फंक्शन जो बॉडी ऑफ प्रैक्टिस एंड थ्योरी टू बी ए सक्सेसफुल मैनेजर के अंदर ये जो फंक्शन से वो करने चाहिए, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड लीडिंग। ये 5 इसके बेसिक फंडे
दे रखे हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। यानी फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट इज कंसिस्ट विद द 5 एलिमेंट्स लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। आई होप आई एम क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। और मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। अब यहां पर आते हैं, यहां पर पॉइंट निकल कर आता है मैनेजमेंट प्रैक्टिस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। अब क्या पॉइंट निकल कर आ रहा है? मैनेजमेंट प्रैक्टिस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। अब यहां पर पूछा है कि पास्ट में मैनेजमेंट कैसा था और अभी प्रेजेंट में कैसा है। तो पहले भी मैनेजमेंट हुआ करता था, पर आप कहेंगे कि सर मैनेजमेंट तो अभी नई नई फिलोसॉफी है। नहीं, मैनेजमेंट एक ओल्ड फिलोसॉफी है। पहले हम इसको पर्सनल डिपार्टमेंट के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? पर्सनल डिपार्टमेंट के नाम से जानते थे। और फिर अब ये इसका नया रूप एचआर बन गया है, यानी जिसमें हमने ह्यूमन रिसोर्स कह दिया। पर्सनल डिपार्टमेंट का क्या काम था? पर्सनल डिपार्टमेंट का काम था कि किसी बंदे को नियुक्त करना, कंपनी या उस पे अपने जो बिजनेस है उसके अंदर वो काम करता था और उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया जाता था। उसके वेलफेयर की कोई बात नहीं होती थी, उसके डेवलपमेंट की कोई बात नहीं होती थी, उसके आप कह सकते हो उसकी ट्रेनिंग एक्टिविटी की कोई बात नहीं होती थी, उसके रेम्यूनरेशन इंक्रीमेंट की कोई बात नहीं होती थी। उसकी तरफ क्यों बात नहीं होती थी? क्योंकि जॉब्स थी कम और अमाउंट था इसमें, मतलब जो मैन पावर था वो ज्यादा। तो पास्ट के सिनेरियो में केवल कंसर्न किस पे रहता था? प्रोडक्शन कंसर्न पे रहता था। मींस प्रोडक्शन कंसर्न मार्केट था तो प्रोडक्शन पे रहता था। अब जो न्यू कंसर्न आया है, जो नया मैनेजमेंट आया है, वो प्रेजेंट कंसर्न, जो नया मार्केट है वो आपका कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट है, यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन का सर हमारे मैनेजमेंट से क्या लेना देना? स्टाफिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग। मैनेजर को क्या? मैनेजर तो कस्टमर तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है, ऐसा नहीं। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट ये बोला जाता है। कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट है, यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपको लाना है। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन कब आएगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन आएगा जब आपका जो वर्क एफिशिएंसी, जो आपका मैन पावर है वो 100% एफिशिएंसी से वर्क करेगा, जो बेटरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय की जगह बेटरमेंट ऑफ द कस्टमर के लिए वर्क करेगा। और आज का जो सिनेरियो है वो क्वालिटी के ऊपर वर्क कर रहा है, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। अब क्वालिटी के ऊपर वर्क करते हैं तब हमको प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर क्या समझना होता है कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो बेस्ट हो, उसकी ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा किया जाए, उसको मोटिवेट किया जाए, उसको डेवलप किया जाए, उसको एन नंबर्स की एक्टिविटीज सिखाई जाए। ये हमारा नया आज का प्रेजेंट सिनेरियो है। तो पास्ट और प्रेजेंट सिनेरियो, पास्ट सिनेरियो जो था वो एम्प्लॉय सेंटर था और जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो एम्प्लॉय वेलफेयर थ्रू द मार्केट पेनिट्रेशन या मार्केट अचीवमेंट आप ये मान सकते हो। पहले मार्केट अचीवमेंट करने के लिए एम्प्लॉय वेलफेयर जरूरी नहीं था, लेकिन अब एम्प्लॉय वेलफेयर भी जरूरी है, क्योंकि एम्प्लॉय को भी हमको मोरल बूस्ट रखना है, मोरल उसकी ट्रेनिंग पे भी खर्चा करना है, उसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो वर्ड इसके अंदर भारी भरकम लिखा हुआ है, अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए हमको डेवलपमेंट की एक्टिविटीज करनी होती है। पास में ऐसा कुछ भी नहीं करना होता था। आई होप ये पास्ट एंड प्रेजेंट के फंडे आपको क्लियर हुए हैं। अब जो सबसे इजी क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा कि कौन कौन से मैनेजमेंट के लेवल होते हैं। जी हाँ, 3 ही लेवल होते हैं, आप सबको पता है। सबसे नीचे लोअर लेवल होता है, फिर मिडिल लेवल होता है और फिर टॉप लेवल होता है। ये 3 तरह के लेवल होते हैं। अब ये 3 लेवल अलग अलग डिस्क्राइब क्यों है? जो लोअर लेवल की कैटेगरी है इसमें आपका लेबर, सुपरवाइजर और फोरमैन आते हैं। कौन आता है? लेबर आता है, सुपरवाइजर आता है, फोरमैन आता है। मैनेजर लेवल पे, मिडिल लेवल पे कौन आता है? आपके मैनेजर्स आते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, स्टोर मैनेजर, सारे इसमें आते हैं। टॉप मैनेजमेंट के अंदर आपका टॉप मैनेजमेंट यानी कि आपके मैनेजिंग एमडी आते हैं, सीईओ साहब आते हैं, कंपनी के ऑनर्स इसके अंदर आते हैं, ये टॉप लेवल में आते हैं। तीनों को डिफरेंशिएट इसलिए कराया क्योंकि तीनों की डिफरेंशिएट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अलग अलग होती है, तीनों की नीड्स अलग अलग होती है, तीनों में मोटिवेशन के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो अलग अलग होता है, तीनों के डिसीजन की टेक्निक अलग अलग होती है, इसलिए इसको तीनों के अंदर डिफरेंशिएट किया गया है, टॉप, मिडिल और लोअर। आई होप क्लियर है, रिविजन में इतना काफी रहेगा। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो प्लीज मैसेज कर दीजिएगा, और डिटेल में समझा देंगे।
अब मैनेजरियल स्किल, ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट पूछा जाता है कि एक आइडियल मैनेजर के अंदर कोई एक गुड मैनेजर होता है, कोई एक अच्छा मैनेजर होता है, उसके अंदर कौन सी स्किल होनी जरूरी है, उसके अंदर ऐसे कौन से पॉइंट्स होने जरूरी हैं, कि ऐसे कौन से उसके अंदर इंग्रेडिएंट होने जरूरी है कि वो मैनेजमेंट को हाई ले जाए, वो कंपनी को आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, या एक आइडियल मैनेजर के अंदर कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए, वो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो उसके अंदर 25-30 स्किल रहती है, लेकिन अपन ने यहाँ पर 5-6 स्किल के अंदर मैंने इसको समअप करा है। कौन सी स्किल है? पहली स्किल है टेक्निकल स्किल। अब ये टेक्निकल स्किल कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, यहाँ पर टेक्निकल स्किल प्रोडक्ट नॉलेज से भी है, यहाँ पर उसके जो आपका वर्क है, जो कंपनी के टेक्निकल पैरामीटर्स हैं उसके नॉलेज से भी है, यानी कि उसके अंदर टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। वो कंपनी, जैसे कि आप कोई फूड प्रोसेसिंग की कंपनी है तो उसको फूड्स के सारे फिलामेंट्स माने होने चाहिए, उसके सारे फॉर्मूला पता होने चाहिए, उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट लगेगा, किस क्वांटिटी में लगेगा, ये उसको पता होना चाहिए। दिस काइंड ऑफ टेक्निकल स्किल। दैट कंसेप्चुअल स्किल। अब कंसेप्चुअल स्किल और टेक्निकल स्किल में क्या है? टेक्निकल स्किल तो है केवल एक, आप ये समझ लीजिए कि देखने का नजरिया की, सॉरी, टेक्निकल स्किल है कि आप किस तरीके से उस चीज को आपने पढ़ा है, आपको उस चीज का पर्टिकुलर कितना नॉलेज है। कंसेप्चुअल स्किल का मतलब कि उस चीज को देखने का नजरिया। ये वही वाली बात है कि ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, यानी कोई एक मार्केटिंग मैनेजर है, वो किसी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करता है, ये उसके कंसेप्चुअल स्किल के ऊपर आती है, यानी कि बौद्धिक क्षमता है, ठीक है। और टेक्निकल स्किल उसको कितना पता है मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट के बारे में, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट के बारे में, या न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट के बारे में, ये टेक्निकल स्किल आती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल। वो दूसरों से कैसे बात करता है, वो अपनी बात किस ढंग से रखता है, वो ऑटोक्रेट है या लेजी फेयर है, किस तरीके का लीडर है वो, ये सारी इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन, यानी कि उसकी बोली की भाषा कैसी है, विनम्र है, उग्र है, ठीक है, ये कम्युनिकेशन स्किल होती है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग स्किल। डिसीजन मेकिंग स्किल मींस कि वो प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करके कौन से पैरामीटर्स पर उसको जज करता है। हर एक जना, हर एक व्यक्ति पर्सनल माइंडसेट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। कोई किसी प्रॉब्लम को बड़ा समझता है, कोई किसी प्रॉब्लम को छोटा समझता है। जो आपके लिए हो सकता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, मेरे लिए हो सकता है बहुत छोटी प्रॉब्लम है। जो मेरे लिए हो सकता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो हो सकता है आपके लिए बहुत छोटी प्रॉब्लम हो, तो उसमें डिसीजन चेंज हो सकता है। तो डिसीजन मेकिंग स्किल का मतलब है कि हम किसी पर्टिकुलर को कैसे अप्रोच करते हैं प्रॉब्लम को, और उसमें कैसे सॉर्ट आउट कौन से अल्टरनेटिव। व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग इज सिंपली मींस चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। अब वो बेस्ट अल्टरनेटिव कैसे लेगा, वो उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एंड एनालिटिकल स्किल। ये डिसीजन मेकिंग का ही पार्ट है, लेकिन इसके अंदर हम डायग्नोस करना, इसके अंदर हम चेंज करना, हम टुकड़ों में तोड़ना सीखते हैं कि वो कैसे टुकड़ों में तोड़ देता है, कैसे उस चीजों को एनालिसिस करता है। ये दोनों वैसे सब पॉइंट्स ही होते हैं, डिसीजन मेकिंग और एनालिटिकल, लेकिन कहीं कहीं एग्जाम बुक्स के अंदर अलग अलग लिखा हुआ है। तो मेन उसकी कौन कौन सी स्किल अपन ने देखी। मेन सबसे पहले उसकी टेक्निकल स्किल होती है, ठीक है। इसके अलावा उसकी कम्युनिकेशन की स्किल होती है, ठीक है। इसके अलावा उसकी डिसीजन मेकिंग की स्किल होती है। ये तीन स्किल जो है, ये एक मैनेजर को सक्सेसफुल इंजीनियर या नॉन सक्सेसफुल इंजीनियर या नॉन सक्सेसफुल मैनेजर या नॉन सक्सेसफुल मैनेजर बनाती है। सक्सेसफुल मैनेजर या नॉन सक्सेसफुल मैनेजर, इन तीन बेसिकली टेक्निकल, कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग, इसमें भी सबसे ज्यादा मैं कह रहा हूं टेक्निकल और कम्युनिकेशन ज्यादा सुप्रीम पे रहती है। यदि आपके अंदर नॉलेज है और आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो भी दिक्कत है, कम्युनिकेट कर रहे हो अगर नॉलेज नहीं है तो भी दिक्कत है। तो ये दोनों की दोनों स्किल उसके अंदर, तीनों स्किल उसके अंदर प्राइमरी वर्क पे वर्क करती है। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से मैनेजर के फंक्शंस होते हैं। अब ये मैनेजर के फंक्शन कह लो या मैनेजमेंट के फंक्शन कह लो, दोनों बात एक ही है। याद रखिएगा, यहां याद हो गया मैनेजमेंट के फंक्शन, तो मैनेजरियल फंक्शन बिल्कुल याद हो जाएंगे। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट के फंक्शंस बताइए या मैनेजरियल फंक्शंस बताइए। अब क्या है, ईच ऑफ दीज फंक्शन प्ले अ क्रिटिकल रोल, यानी हर फंक्शन की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है और इक्वल लाइबिलिटी होती है। अब कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कहना हमेशा मुश्किल रहता है, और हमेशा इसमें आप कहते हो कि विवाद हो सकता है, हमेशा इसमें लोग झगड़ते रहते हैं कि ये वाला फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि प्लानिंग इज द फंडामेंटल फंक्शन। अब इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, रिपोर्टिंग है एंड बजटिंग है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार वापस से रब करके आपको कोशिश करता हूं मैं फिर से प्रेजेंट करने की। हाँ ठीक है, एक बार और यहाँ पे अपन ने रब कर दिया है। हाँ, प्लानिंग है,
कौन कौन सी चीजें हैं इसके अंदर? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, रिपोर्टिंग है एंड बजटिंग है। तो ये 7 मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं। ये 7 फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही अपन डिसाइड करते हैं कि मैनेजमेंट किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब इसका है पॉज DCORB, ये बजटिंग, ये कौन कौन से फंक्शन है, आइए थोड़ा सा इसमें जिस देख लेते हैं। प्लानिंग यानी किसी वर्क के लिए प्लान करना कि हमको कैसे करना है, कब करना है, कितनी मैन पावर की जरूरत होगी, ये सब प्लानिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइज यानी कि कौन कौन सा वर्क करेगा, A ये काम करेगा, B ये काम करेगा, C ये काम करेगा, ये सारी की सारी चीजें अपन डिसाइड कर लेते हैं। स्टाफिंग के अंदर हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जो बेसिक पार्ट होता है वो स्टाफिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट डायरेक्टिंग, कौन मैनेजर उस कार्य को किस तरीके से डायरेक्ट कर रहा है। ऑर्गेनाइज करने के बाद डायरेक्शन देना कि अब आप ये काम करिए। उसके बाद कोऑर्डिनेट, वो काम एफिशिएंट वे में जब वर्किंग प्रोसेस होता है तब उसको कोऑर्डिनेट करना। देन रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग इसमें कंट्रोलिंग भी आप लिख सकते थे, कोऑर्डिनेशन की जगह कंट्रोलिंग भी लिखा हुआ है। तो रिपोर्टिंग यानी कि जो आपने वर्क किया है उसको आपके एक यूजफुल डेटा में ट्रांसफर करना या कंट्रोल करना, ठीक है। और लास्ट होता है बजटिंग। बजटिंग वैसे इसमें ऑल अराउंड चलता रहता है, चारों फंक्शंस में 6 फंक्शन में 7 चलता रहता है। बजटिंग क्या है? जो हमने कॉस्ट डिसाइड करी है, उस अकॉर्डिंग हमारा मैनेजमेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये क्या कहलाता है? आपका बजटिंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लानिंग। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस यूनिट का निकल कर आया, प्लानिंग, जो बार बार वापस से क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मेरा कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट निकल कर आया है। प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लानिंग क्या होते हैं, कि प्लानिंग क्यों करी जाती है और क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं हमेशा प्लान करने के लिए। अब आपको ही पता है कि अपन क्रिकेट खेलने जाते हैं तो उससे पहले प्लानिंग करनी होती है, भैया कौन बैटिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा, टॉस होता है, टीम बांटी जाती है। तो इसी तरीके से कोई भी मैनेजमेंट की एक्टिविटी होती है उसमें भी प्लानिंग करी जाती है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला कि फ्यूचर इवेंट के बारे में हमको सर्टेनिटी, या कुछ आइडिया लग जाता है, प्रोवाइड स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल जाता है, फोरकास्ट हो जाता है कि ऐसे ऐसी चीजें हो सकती हैं, इकोनॉमी पता चल जाती है कि इतने अमाउंट की जरूरत होने वाली है। इसके बाद गोल्स हम प्री डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये 4 चीजों में से कोई एक चीज डिसाइड अचीव हो ही जाएगी। और गेट विक्ट्री ऑफ कॉम्पिटिशन, यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए हमको प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अब इसको प्लानिंग को अदर सब्जेक्ट्स के अंदर स्ट्रेटेजी बोला गया है। जब हम इसको थोड़े और एडवांस पे ले जाते हैं, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस है? एक परफेक्ट प्लानिंग ही स्ट्रेटेजी बनती है, मींस कि उसके सारे कॉम्बिनेशन चेक कर लिए जाते हैं, ABC सारे ऑप्शन चेक कर लिए जाते हैं। रणनीति, एक प्लानिंग होती है योजना और एक स्ट्रेटेजी है रणनीति। रणनीति का जो बेस्ट प्लानिंग है वही आपकी रणनीति बनती है। तो ये क्या करती है? ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फोरकास्ट करने में, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देने में, इकोनॉमी के बारे में हेल्प करने में, प्री डिटरमाइंड करने में गोल्स में, और फ्यूचर इवेंट्स के बारे में एस्टिमेट करने में। अब ये प्लानिंग की प्रोसेस है, ये भी क्वेश्चन उसके साथ में पूछा जाता है, यानी कि दोनों क्वेश्चन अलग अलग नहीं आते। प्लानिंग का मीनिंग और डेफिनेशन और उसके साथ में प्लानिंग की प्रोसेस भी पूछी जाती है। क्या है? परसेप्शन ऑफ द अपॉर्चुनिटी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। पहले मैं एक बार पॉइंट्स पढ़ लेता हूं, उसके बाद सारे पॉइंट्स आपको तुरंत याद करवा दूंगा, आप चिंता ही मत करिए, केवल मेरे को 2 मिनट सुन लीजिए। प्लानिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव, इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव, चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव, फॉर्मुलेशन ऑफ सपोर्टिंग प्लान एंड एस्टैब्लिशमेंट। तो अब इतने सारे पॉइंट हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट सर कैसे याद होंगे? एग्जाम में कोई मिस हो गया तो सबसे पहले बहुत सिंपल एग्जांपल से अपन शुरू करते हैं कि अपन मार्केट गए हैं और अपन को कुछ चीज खरीदारी करनी है। तो खरीदारी करने के लिए जो जो स्टेप्स अपन फॉलो करते हैं वही स्टेप्स अपन प्लानिंग के अंदर प्रोसेस में फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप अपन क्या करते हैं? परसेप्शन ऑफ द अपॉर्चुनिटी, यानी कि वो चीज कहाँ मिल सकती है। मैं सपोज करता हूँ कि मैं चॉकलेट लेने के बाजार में गया, मिठाई लेने के लिए गया, तो मिठाई की दुकानें कहाँ कहाँ हैं, मार्केट में किस अवेलेबिलिटी पे है, मेरे से घर पे से कितने दूर है, ऑफिस से कितना दूर है, कॉलेज से कितना दूर है, मेरा बजट किसका है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि मेरा ऑब्जेक्टिव कितनी मिठाई ले जानी है, भाई रसगुल्ले ले जाने, श्रीखंड ले जाने, गुलाब जामुन ले जाने, कितना ले जाना है और किस क्वांटिटी में ले जाना है, क्यों है, क्या फंक्शन है जो मिठाई लेके जा रहे हैं, या ऐसे लेके जा रहे हैं खुशियां मनाने के लिए। या प्लानिंग प्रीमाइसेस, यानी कहाँ पे ये प्लानिंग होने वाली है, किस उद्देश्य को लेके होने वाली है। यहाँ पे प्लानिंग ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है, दोनों सिमिलर ही पॉइंट है, ठीक है।
हाँ, इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, यानी कि कौन कौन से मिठाई की दुकानें हैं जहां पर मैं चूज कर सकता हूं। फिर इवैल्यूएशन करना कौन सी उनमें बेस्ट है। उसके बाद चॉइस कर लेना कि ये वाली बेस्ट है तो मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। इवैल्यूएशन में अपन चेक कर रहे हैं कि कौन सी चीज बेस्ट है और कौन सी चीज खराब है। इसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ द सपोर्टिंग प्लान, अगर वो दुकान बंद हुई तो क्या दूसरी दुकान है उसके आगे। और अगली बात एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटी, जो जो भी काम किया है उसको किस ढंग से करना होगा, क्या गाड़ी लेके जाना होगा, इतना पैसा लगेगा, वापस मुझे यहाँ इतनी बजे तक आ जाना है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात प्लानिंग करने के लिए, सबसे पहले हमको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, क्यों प्लानिंग करनी है। उसके बाद हम अल्टरनेटिव डिसाइड करेंगे, फिर उसको चूज करेंगे। चूज करने के बाद इंप्लीमेंट ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन होगा, ठीक है। ये 4 पॉइंट ही आप याद रख लोगे, बाकी के सारे पॉइंट्स इसके सब पॉइंट्स है। अगर ये 4 पॉइंट्स भी याद हो गए, यानी कि पहले नीड जनरेशन यानी अपॉर्चुनिटी जनरेशन हो गया सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद हमने प्लानिंग के लिए अपॉर्चुनिटी आ गई, नीड आ गई। अब उसके बाद हम प्लान करते हैं कि क्या हमारा बजट है, किस अकॉर्डिंग हो रहा है। फिर चेकिंग आवर अल्टरनेटिव्स की कौन कौन से ABCD कौन से मेथड है। फिर चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव एंड टेक द डिसीजन, या फॉर्मुलेट ऑफ सपोर्टिंग प्लान, या सपोर्टिंग प्लान भी हम बना सकते हैं। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीक्वेंस की कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं। यानी कि 3-4 पॉइंट ही हमको यहाँ पे 5, 7, 8 पॉइंट के अंदर बताया गया। केवल 4 याद रख लोगे, 4 आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ द प्लान, अब ये टाइप्स ऑफ द प्लान एक अपने आप में ही अलग पॉइंट है कि प्लान के टाइप्स क्या क्या हैं, कि कौन कौन सी चीजें हैं जो टाइप्स के प्लान के टाइप्स बताते हैं। यानी कि प्लान कितने तरीके का होता है। एक तो होता है दोस्तों के साथ मिलने का प्लान, एक होता है पढ़ाई करने का प्लान, एक होता है खेलने का प्लान, एक होता है फेसबुक चलाने का प्लान। वो तो अपन बिना प्लानिंग के करते हैं। तो चलिए टाइप्स ऑफ द प्लान जो अपनी बुक के अंदर है वो कौन सी है। पहला तो है बेसिस ऑफ हिरार्की, यानी हिरार्की अभी अपन ने पढ़ी थी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो मैंने आपको वहां भी बताया था कि यहां पर अपन चेक करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा प्लान रहता है। तो पहला कॉर्पोरेट प्लान, कॉर्पोरेट यानी कि अपर वर्ल्ड में बिजनेस के लिए, प्रमोशन के लिए। सेकंड है टैक्टिकल प्लान, जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने के अलावा हम कौन सी स्कीम लॉन्च करने वाले, कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले। और नेक्स्ट है ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान यानी कि आप कैसे फंक्शन होगा, कौन सी मशीनरी का यूज किया जाएगा, कौन A पर्सन क्या काम करेगा, B पर्सन क्या काम करेगा, C पर्सन क्या काम करेगा, वो ऑपरेशनल प्लान। वापस से रिपीट कर देता हूं, हिरार्की के बेसिस पे टॉप लेवल पे आप कॉर्पोरेट प्लान चेक करेंगे कि कॉर्पोरेट प्लान में कौन कौन से हमको A कंपनी को B कंपनी से आगे निकलना है तो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है। टेक्टिकल के अंदर हम प्रोडक्ट नॉलेज और प्रोडक्ट खुद के ही अंदर जो व्यवस्थाएं रहती है उसके बारे में चेक करेंगे। और ऑपरेशनल जो लोअर लेवल पे जिस तरीके से काम हो रहा है उसकी जो ग्राउंड रूट पे वर्क है वो वाला चेक किया जाता है। तो ये 3 तरीके के प्लान होते हैं। नेक्स्ट है कितने यूज के अकॉर्डिंग प्लान। एक होता है सिंगल यूज और एक होता है स्टैंडिंग। सिंगल यूज यानी कि एक बार कोई मैच खेलना है उसके लिए कोई क्रिकेट टीम बनाई, वो सिंगल यूज, एक बार हुआ बात खत्म। स्टैंडिंग प्लान यानी कि बार बार हम उसको यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि एक बार अगर हमको कोई कहीं पे सेमिनार वर्कशॉप करना है तो उसके लिए हमने कोई प्लानिंग करी, कोई लेक्चर के लिए प्लान करा, तो वो सिंगल यूज प्लान हुआ, वो क्लासरूम में नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो अगली क्लास के अंदर भी सिमिलर चल जाता है अगर वो सब्जेक्ट सेम है। तो स्टैंडिंग यूज प्लान यानी कि अगर अपन वही प्रोडक्ट वापस से एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वो स्टैंडिंग यूज प्लान कहलाता है। और कोई नया प्रोडक्ट बनाया, कोई नया इनोवेशन हो रहा है या कोई नई R&D हो रही है या कोई फन टाइम ही अपन को करना है तो सिंगल यूज प्लान कहलाता है। आई होप मैं सारे पॉइंट्स आपको धीरे धीरे सारे पॉइंट्स कवर अप करा रहा हूँ। सारी चीजें थोड़ी सी लेंदी है, पूरा यूनिट सबसे बड़ी लेंदी है इसलिए समय लग रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा इसी मेरी पूरी आशा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, स्पेसिफिक और फ्लेक्सिबल। स्पेसिफिक प्लान यानी कि एक पर्टिकुलर A पॉइंट से B तक जाना है तो स्पेसिफिक प्लान चाहिए। फ्लेक्सिबल, अगर ये B पॉइंट क्लोज रहा तो क्या मैं C पे जा सकता हूँ या D पे जा सकता हूँ, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी जो प्लान चेंज किया जा सके वो फ्लेक्सिबल, जो नहीं किया जा सके वो फिक्स्ड या स्पेसिफिक प्लान। बताओ, 3 ही पॉइंट है, हिरार्की, यूज और फ्लेक्सिबिलिटी। हिरार्की पे कॉर्पोरेट, टैक्टिकल और ऑपरेशनल। कॉर्पोरेट यानी अपर लेवल के लिए, टेक्निकल हमारे विद इन द प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ऑपरेशनल यानी कि लोअर लेवल के लिए। ऑन द बेसिस यूज यानी सिंगल और मल्टी, और फ्लेक्सिबिलिटी पे स्पेसिफिक या फिक्स्ड या फ्लेक्सिबल प्लान। आई होप आई एम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये अपना नया टॉपिक आ गया है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये भी अपने
फर्स्ट यूनिट का ही हिस्सा है। और ये तो मैं कह रहा हूं कि एमबीए में कितनी जगह तो ये अलग से सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जैसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है वैसे ही एमबीओ करके सब्जेक्ट भी पढ़ाया जा रहा है। अब है क्या, इसके फंडे क्या हैं, ये सारी चीजें अपन को सीखनी जरूरी है, क्योंकि ये सीखेंगे तभी इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन यहां से निकाल पाएंगे। तो चलिए एक बार इसकी बुकिश डेफिनेशन देख लेते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज a strategic management model that aims to improve the performance of an organization by clearly defining objectives that are agreed by the both management and the employee। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है, यहां पर हम ऐसे ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, हम ऐसे ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं जिसमें दोनों जने एग्री हैं। कौन, एम्प्लॉय भी एग्री है, एम्प्लॉय भी एग्री है और एम्प्लॉयर भी एग्री है। कौन, दोनों जने एग्री हैं, एम्प्लॉयर भी एग्री है, एम्प्लॉयर भी एग्री है, यानी आपका मैनेजमेंट भी एग्री है और हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो केवल मैनेजमेंट के द्वारा ही स्वीकृत हो। यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि हम पहले कोई ऑब्जेक्टिव फिक्स करेंगे, कोई गोल फिक्स करेंगे और उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा एटमॉस्फेयर, उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा प्लानिंग करी जाती है। बट नॉर्मली मैनेजमेंट में पहले क्या होता था कि पहले प्लानिंग करी जाती थी और उसके बाद गोल फिक्स किया जाता था, चूजिंग देयर अल्टरनेटिव्स के अकॉर्डिंग कि ये चार चीजें हैं और इसके अकॉर्डिंग हम चूज कर लेते हैं। तो यहां पर कंटिन्यूस प्रोसेस चलती है। यहां पर एक छोटा सा डायग्राम है, क्या कह रहा है ये डायग्राम, ये कह रहा है कि भैया देखिए इधर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फिर सेट करना है आपको इन ऑब्जेक्टिव का, मॉनिटर करना है, इवेल्यूट करना है, रिवॉर्ड करना है। मतलब कि पहले कोई भी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करेगा, इसके बाद उसको सेट करने के बाद मॉनिटर करेगा, इवेल्यूट करेगा, रिवॉर्ड करेगा और रिव्यू करेगा। ये 5 पॉइंट कॉम्बिनेशन से चलते जाएंगे और पूरा का पूरा कंसंट्रेशन हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पे होगा, मतलब कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव पे होगा। मतलब कहना यह चाहता हूं कि मैनेजमेंट का सेंटर आइडिया हो गया है प्लानिंग की जगह अब ऑब्जेक्टिव्स, कि जैसा मैनेजमेंट का एम होगा उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग प्रीमाइसेस चेक करी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग बजटिंग करी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग करी जाएगी। हमारा ऑब्जेक्टिव पहले प्री डिसाइडेड होगा और ये जो ऑब्जेक्टिव होगा ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलकर म्यूचुअली डिसाइड करते हैं। इसी को मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, डिसीजन मेकिंग के टाइप। अभी डिसीजन मेकिंग के टाइप यहाँ पर शायद से थोड़ा सा वेग दिख रहा है जैसा मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ठीक है, पर आपको मैं बता देता हूँ 3 टाइप्स इसमें दिए हुए हैं। पहले लोअर लेवल पे है, मिडल लेवल पे है और टॉप लेवल पे है। इस तरीके से इधर डायग्राम बना हुआ है। अब मैं इसमें समझा देता हूं कि डिसीजन मेकिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं। ये लेवल के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग के टाइप्स होते हैं। जैसे लोअर लेवल पे ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग होती है कि किसी भी पर्टिकुलर टास्क को हमको किन मेथड से यूज करना है, कौन इसको प्रीमाइसेस को काम कंप्लीट करेगा, कौन किस मशीन पे रहेगा, यानी कि लेबर और सुपरवाइजर फोरमैन कैटेगरी के जो भी डिसीजन होंगे वो ऑपरेशनल जितने भी होते हैं ये। मिडिल मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट का क्या काम होता है, बजट डेवलप करना, इसको कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना, ये सारे के सारे मिडिल मैनेजमेंट के काम होते हैं। और सीनियर मैनेजमेंट की जो डिसीजन मेकिंग होती है वो अनस्ट्रक्चर होती है। वो बिजनेस के अपने वॉलेटाइल होने के कारण, बिजनेस अप डाउन होता है, उसके कारण वो चेंज होती रहती है। बिजनेस के कॉम्पिटिटर की प्राइस से चेंज होती है, बिजनेस के कॉम्पिटिटर के डिसीजन से चेंज होती है, ठीक है, और ये कैपिटल के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर मैं कहता हूं कि डिसीजन मेकिंग क्या है, तो सीनियर लेवल पे काफी अनस्ट्रक्चर्ड रहता है, यहाँ पर मिडिल लेवल पे सेमी स्ट्रक्चर और लोअर लेवल पे एक स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रहता है। जो सीनियर लेवल है वहां पर डिसीजन मेकिंग हमेशा कैश, रिवॉर्ड, बोनस और कैपिटल से संबंधित होता है। लोअर लेवल पे ऑपरेशनल से संबंधित होता है और मिडिल लेवल पे कंट्रोल से संबंधित होता है। आई होप आई एम क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। केवल छोटा सा जस्ट पॉइंट है लेकिन याद कर लेना, आता जरूर है। अब डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस, जैसे अभी अपन ने प्लानिंग की प्रोसेस देखी थी, अब आ गई है डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस और यूनिट के हम एंड में पहुंच चुके हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन अपन को सारे के सारे पॉइंट भी मुझे कवर अप करने थे। तो पहला प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि पहले नीड की आइडेंटिफाई करो, फिर प्रॉब्लम का एनालिसिस करो, फिर उसके अल्टरनेटिव चूज करो कि कौन से अल्टरनेटिव के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और उसके बाद इवैल्यूएट करो कि प्लान ए सही है, प्लान बी सही है या प्लान सी सही है। फिर उनमें से कोई चूज कर लो बेस्ट प्लान,
वो करने के बाद उसको इंप्लीमेंट कर दो और फिर रिव्यू। अब सीधा साधा गणित है कि कोई प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम को एनालिसिस करूंगा, एनालिसिस करने के बाद उसको इवैल्यूएट, एनालिसिस और इवैल्यूएट हो गया, एनालिसिस हो गया, फिर एनालिसिस करने के बाद उसका जो सॉल्यूशन है उसको डेवलप किया जाएगा, उसमें चेक किया जाएंगे कौन कौन से अल्टरनेटिव बेस्ट हैं, वो बेस्ट को इंप्लीमेंट इवैल्यूएट किया जाएगा, इवैल्यूएट करने के बाद उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा और उसका फीडबैक लिया जाता है। यानी कि स्टेप 7 वापस से स्टेप 1 को रिप्लाई करती है कि भैया ये चीज आपने करी थी, इनमें से हमने ये ऑप्शन चूज करा। अब इसका पर्टिकुलर मैं एग्जांपल लेता हूं। पर्टिकुलर एग्जांपल क्या है कि एक कंपनी है एबीसी कंपनी, उसका एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और नया प्रोडक्ट मार्केट में जाते ही फेल हो गया। अब वो फेल हुआ तो वो चेक करेगी क्यों फेल हुआ, कंज्यूमर को पसंद नहीं आया, क्या हमारी सप्लाई चेन कमजोर रही, क्या हम इसकी मार्केटिंग सही से नहीं कर पाए, ये उसकी प्रॉब्लम हुई। तो एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम पता चला कि जो टॉप हमने इसकी मार्केटिंग सही से नहीं करी। तो डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव कौन सा सही वे रहेगा, क्या हम किसी एम्बेसडर को हायर करें, किसी सेलिब्रिटी को हायर करें, किसी क्रिकेटर को हायर करें, कहां पे सोशल मीडिया पर प्रमोशन करें, ये उसके अल्टरनेटिव है। इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव में हम चेक करेंगे कि कौन सा हमारे बजट में रहेगा, क्या सोशल मीडिया बजट में है, क्या जो हम अगर अगर हम किसी सेलिब्रिटी को हायर कर रहे हैं तो क्या वो हमारे बजट में, तो हमने इसमें सोशल मीडिया चूज करा। फिर बेस्ट हमको सोशल मीडिया लगा क्योंकि हमारे बजट में भी है, ज्यादा पॉपुलेशन से भी जा रहे हैं, टच हो रहे हैं, है ना। तो बेस्ट हमने इंप्लीमेंट कर दिया। फिर चेक करा कि सोशल मीडिया को अगर हमने करा था तो उसका एक्चुअल में कितना इंपैक्ट आया, क्या 10 लाख रुपए सोशल मीडिया पे खर्च करके हमारा प्रोडक्ट की सेल बढ़ी, अगर बढ़ जाती है तो ठीक है, नहीं बढ़ती है तो फिर एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम हो गया कि ये इस कारण से हमारी सेल नहीं बढ़ पाई और फिर से कुछ नया डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस आएगा। अब ये डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स कौन सी हैं, कैसे हम डिसीजन, कोई भी बंदा डिसीजन लेता है। सबसे पहला ग्रुप डिस्कशन, एक जो मोस्ट कॉमन मेथड है। मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर सारे मैनेजर्स बैठते हैं, एक साथ अपने व्यू पॉइंट्स रखते हैं और ग्रुप डिस्कशन से सॉल्यूशन लिया जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक ही मैनेजर एक ही डेस्क पे बैठता है और ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी दिमाग को खपाता है, बोलता है कि ये सारे ऑप्शंस थे, लिटरेचर पढ़ता है, रिपोर्ट्स देखता है और उसके थ्रू वो एनालिसिस लेता है। नेक्स्ट है मैनेजरियल एनालिसिस। मैनेजरियल एनालिसिस के अंदर चेक करता है कौन से उसके अंदर स्टैटिकल टूल लगाता है और उसके अंदर फोरकास्ट करता है कि किस तरीके से किया जाए। नेक्स्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की मैनेजमेंट ये भी चेक करेगा। ये सब डिफरेंट टेक्निक है। हो सकता है कि पांचों टेक्निक एक साथ एप्लीकेबल हो सकता है कहीं पे 2 ही टेक्निक हो सकता है कहीं पे 1 ही टेक्निक हो, कहीं पे ग्रुप डिस्कशन से ही बात बोल दी जाए। जैसे कि हमको पिकनिक जाना है तो वहां पर कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करी और ग्रुप डिस्कशन करा कि कहां पर जाना है, कितने बजट में जाना है, चलिए निकल पड़े। अब यहाँ पर मैनेजरियल एनालिसिस यानी कि प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन और डायरेक्टिंग, ये सारे के सारे जो उसके अंदर टास्क है अगर वो भी जोड़ दी जाए तो मैनेजरियल एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कंपनी का कितना बजट है और कितना हम अगर डिसीजन लेंगे तो हमको कितना फायदा होगा। रेशियो एनालिसिस, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है कि रेशियो में क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी हमारी कितनी रहेगी, वो रेशियो एनालिसिस है। फाइनेंशियल एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, ये वाले सारे टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस और ब्रेक इवन, यानी कि अगर मैंने 10 रुपए लगाए हैं और मेरे को हर साल 2 रुपए मिलते हैं तो मेरा ब्रेक इवन कितने साल में आएगा, जी बिल्कुल 5 साल के अंदर मेरा ब्रेक इवन आ जाएगा। यानी कि 5 इयर्स के अंदर मेरे को मेरे 10 रुपए वापस मिल जाएंगे। केवल इतना सा याद रखना है। अब ये 10 रुपए मानो, 10 करोड़ मानो, 10 लाख मानो, अगर 2 लाख रुपए पर ईयर मान रहे हैं तो 5 साल में ब्रेक इवन आ रहा है। ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन। आई होप ये सारी टेक्निक्स क्लियर होगी। कभी कभी मैनेजर सारे टेक्निक्स एक साथ लगा देता है, कुछ 2 में लगाते हैं। प्रॉब्लम के ऊपर डिसाइड करी जाती है कि कितनी प्रॉब्लम सीवियर है, कितनी उसके अंदर क्रिटिकलनेस है, तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारी टेक्निक्स लगाते हैं। जैसे मैंने कहा पिकनिक के अगर काम करना हो तो हमको केवल 1-2 ही करना होगा, ग्रुप डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग काम हो गया। लेकिन हमें कोई स्टार्टअप करना है करोड़ों रुपए का, 5000 करोड़ का, 2000 करोड़ का, तो हमको रेशियो एनालिसिस भी करना है, हमको कॉस्ट एनालिसिस भी करना है, हमको मैनेजर एनालिसिस भी करना है, आप मार्केटिंग एनालिसिस भी कर सकते हो। इसके n नंबर्स ऑफ द नाम, मतलब मार्केट में बुक के अंदर नाम भरे पड़े, लेकिन अपन को यह 4-5 पॉइंट ही अपन को याद रखने जिससे अपने नंबर हाई हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओहो, तो यहाँ पर आपकी 5th यूनिट बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। मैंने सारे के सारे पॉइंट्स आपको इजी से इजी लैंग्वेज के अंदर समझाने की कोशिश करी है। यदि आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो प्लीज रिप्लाई मी और मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू।